सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं वहाँ पर भी देता हूँ आपको, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में आपने नोट किया होगा कि ये स्टॉक काफ़ी वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है और अपने 52 वीक हाई से ऑलरेडी 30% से ज़्यादा का फॉल हमें देखने को मिल चुका है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें दोस्तों, तो 5 साल का जो स्टॉक प्राइस सीए जा रहा है वो सिर्फ हमें 8% देखने को मिलता है और 3 साल का सिर्फ हमें 10% देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पीरियड में बाकी के बैंक्स को अगर देखें, लाइक ICICI बैंक हो या फिर दूसरे बैंक्स की बात करें, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें कुछ और देखने को मिल रही है और IDFC फर्स्ट बैंक में परफॉर्मेंस हमें कुछ और देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बाकी बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये खराब परफॉर्म कर रही हैं। तो इसके रीजंस हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा नाम HDFC बैंक, उसके अलावा ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक और लास्ट में IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप अगर हम देखें तो इन सब से ये छोटी है। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये सारे प्राइवेट बैंक हैं और प्राइवेट बैंक से जनरली हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद करते हैं एज़ कम्पेयर टू PSU बैंक। और अभी रिसेंटली इन सारे ने अपनी Q3 की जो अर्निंग्स रिपोर्ट की है उसमें HDFC बैंक ने जो ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में वो 2% का रहा है और रेवेन्यू में 9% का ग्रोथ रहा है। और ये अपने 52 वीक हाई से करीब 8% के आसपास डाउन है। और वही ICICI बैंक की बात करें तो इसमें भी करीब 8% के आसपास का गिरावट दिख रहा है। बट इसके नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू इसका 15% से और प्रॉफिट इसका 16%, 16.5% से ग्रो किया है। और इसी बीच में अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये अपने 52 वीक हाई से 30% से ज़्यादा नीचे है। इसके प्रॉफिट हमें 53% से गिरते हुए देखने को मिले हैं इस Q3 में और रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नोट करो कि जिसमें आपको कम गिरावट देखने को मिल रहा है, लाइक ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर HDFC बैंक, इसके नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू IDFC फर्स्ट बैंक। और इस वजह से आपको IDFC फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि बाकी के बैंक के मुकाबले काफ़ी वीक है। तो आई होप आपको गिरावट के प्रॉपर रीजंस क्लियर हो गए होंगे। और देखो दोस्तों, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए ये IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर प्राइस है उसको देखकर काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट भी होते हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है, उस कंपनी के वैल्यूएशन को देखकर अट्रैक्ट होना है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप देखो कि कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक के कंपैरिजन में IDFC फर्स्ट बैंक कहाँ खड़ी है। और वैल्यूएशन वाइज अगर वो अभी भी महंगी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह का परफॉर्मेंस आगे भी रिपीट हो सकता है। वेल, ये कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ, जो मार्केट में हो सकती है वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिस वजह से आज के दिन मैज़गॉन आपको फोकस में रहती हुई दिख रही है। तो दोस्तों एक न्यूज़ पब्लिश हो रहा है जिसमें मेंशन किया गया है मैज़गॉन, BDL और अदर डिफेंस स्टॉक जंप अप टू 11% क्योंकि इन्वेस्टर्स का नज़र है FDI लिमिट पॉलिसीज को बूस्ट करने को लेकर। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। अब FDI लिमिट होता क्या है या फिर FDI पॉलिसी होता क्या है? तो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और देखो, दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है जब आप उस सेक्टर में बिजनेस करते हैं। इसमें एक सेक्टर तो डिफेंस का हो गया और दूसरा सेक्टर इंश्योरेंस का हो गया। कोई भी छोटी कंपनी इन सेक्टर में आकर सक्सेसफुल बिजनेस रन कर ले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए क्या है कि कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी लेती हैं और इन्वेस्टमेंट्स लेने के बाद जो भी उनको एक्सपेंशंस करना है, जो भी बिज़नेस चलाना है, वो चला सकती है। बट गवर्नमेंट का पहले रूल था 2020 में, गवर्नमेंट जो है अलाउ करती थी कि डिफेंस सेक्टर में अगर आप FDI पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 40% ले सकते हैं, बाकी का जो 60% अमाउंट है वो आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। और ऐसे में क्या है कि कंपनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी अगर उनको कुछ बोल सकते हैं इनोवेशन करना था। अब आप सभी को पता है कि इनोवेशन में बहुत ज़्यादा पैसे की नीड होती है।
तो इसके लिए कंपनीज स्ट्रिक्ट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा वो इनोवेशंस कर नहीं पाती थी। फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, फिर कर दिया गया था 74%। और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि एफडीआई पॉलिसीज़ में और भी जंप आ सकती है और इसको 100% तक किया जा सकता है, जो कि हमें इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। मतलब अभी अगर आपको इनोवेशन करना है या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करनी है तो आप पूरा का पूरा पैसा बाहर से भी उठा सकते हो। पहले नहीं उठा सकते थे, पहले आप 74% ही उठा सकते थे, अभी आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं। ऐसा पॉलिसीज़ मार्केट उम्मीद कर रही है। उठा सकते हैं इसकी गारंटी नहीं है, लाइक 74% तक तो कंफर्म है, बट इसमें और भी जंप आ सकती है, ज़्यादा भी गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। उस चीज़ पे बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स का नज़र है। और ये चीज़ अगर हो गया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज है वो कैपेक्स वगैरह ज़्यादा करती हुई नजर आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हुई नजर आएगी, जिससे अल्टीमेटली इनके जो बिजनेसेस हैं उसे बढ़ावा मिल सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये एक्चुअल में क्या न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ की वजह से ज़रूरी नहीं कि किसी एक कंपनी को ही फ़ायदा होगा, लाइक मैज़गॉन की बात करें तो मैज़गॉन को ही फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स की बात की गई है, यानी कि काफ़ी सारी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसके पॉलिसीज़ को बढ़ाती है तो ओवरऑल ये एक बड़ी अपडेट थी, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका इन सारी अपडेट की बेसिस पर मैज़गॉन को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी भी फोकस में है, क्योंकि इस कंपनी के विकास में एक और स्टेप ऐड हुआ है। और वो स्टेप दोस्तों ये है कि बेंगलुरु सब अर्बन रेल कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिले हैं, जिसका वैल्यू है 554 करोड़ रुपए का। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इस वजह से स्टॉक ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट किया भी है। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो आज के दिन मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी भी आई है, तो इस वजह से बोल सकते हैं कि एक अच्छे टाइम पे एक अच्छी न्यूज़ का आना आरबीएनएल के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। तो ये आरबीएनएल से रिलेटेड अपडेट थी। और आप सभी को पता है कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक गाइडेंस भी रिलीज़ हो चुका है। अभी तक पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने 21,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखी है। और इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना यह है कि अगला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 की बात हो रही है, मतलब Q4 जो कंपनी रिपोर्ट करेगी और पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू होगा वो करीब होगा 22,000 करोड़, जो कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते, उसको डिसेंट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आरबीएनएल के जितने बड़े ऑर्डर बुक हैं उस ऑर्डर बुक के हिसाब से हम बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। बट ऐसा कुछ आरबीएनएल में काफ़ी टाइम से रिपोर्ट हुआ नहीं है, बट सिर्फ न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ की बेसिस पे अगर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मान सकते हो आपकी न्यूज़ फ्यूचर में इम्पैक्ट डालेगा स्टॉक के बिजनेस को। अब दोस्तों चलिए इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है रंजीत मेकाट्रॉनिक लिमिटेड। कल के दिन इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग था। बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा गया था बोनस और स्प्लिट का। दोनों प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। 1:1 के रेशियो में बोनस दिया कंपनी ने, 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, छोटी कंपनी है, रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।